मोहब्बत किसी की भी हो, भाई और बहन की हो या किसी और एंगल से अगर आप सोच रहे हैं तो वो मोहब्बत हो। मोहब्बत आपको कभी भी बद्दुआ दे सकती है। ये तो जो जोधपुर की एक मिस्ट्री बनी हुई कहानी है वो बयान कर रही है। कैसा भी रिश्ता हो लेकिन आखिर में जाकर के वो अपनी हद है वो पार कर ही देता है। चलिए बहरहाल सभी को सुप्रभात। आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, अनीता हत्याकांड का ये आज करीब करीब 5वां दिन है और सब एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। एक खबर आती है कि गुलामुद्दीन भाग जाता है। गुलामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बाहर एक बैग खरीदता है और बैग खरीदने के बाद में वो रेल गाड़ी में सवार होकर के कहीं फरार हो जाता है। अब क्यों उसने बैग खरीदा और क्यों वो रेलगाड़ी से ही गया, बस से जा सकता था, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अनीता के घर वालों ने ये बताया है कि पुलिस ने बहुत लापरवाही बरती है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तब पुलिस ने उन्हें सबको थाने में बुलाया और उनकी पत्नी को, जैसा कि हम पहले बताते आ रहे हैं, अब धीरे धीरे इसके पर्दे खुल रहे हैं। हमने पहले बताया कि पुलिस गुलामुद्दीन की पत्नी के पास पहले घर में गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा सामने आ रहा है कि पुलिस ने गुलामुद्दीन की पत्नी को बुलाया, उसको डिटेन किया वहाँ और उससे पूछताछ की। तब उसने वो सारी बातें बताई। जब बातें बताती है तब उसका फ़ोन चेक किया जाता है और फ़ोन में कॉल हिस्ट्री है वो डिलीट पाई जाती है। तब जाकर के पुलिस को शक होता है। देखिए दोस्तों, पूरी घटना जो पत्नी बताती है और पूरी घटना पुलिस एक सूचना के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है अब, क्योंकि अब सूचना अंतिम चरणों में अपने पहुंच चुकी है और जो संशोधन है वो संशोधन लगातार जारी है। गुलामुद्दीन अनीता से कई बार पैसे लेता था, कई बार उसका व्यवहार रखा जाता था। इस बार भी अनीता से गुलामुद्दीन ने पैसे लिए थे। उधार जब पैसे लिए थे तब चुकाने का दिन आया, तब गुलामुद्दीन ने ये कहा कि दीदी अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कृपया करके आप थोड़ा सा रुकें, होते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अब यहाँ से कड़ी की शुरुआत होती है। दीदी का क्या रिप्लाई आया? अनीता ने यह कहा कि कोई बात नहीं भैया, जब तुम्हारे पास हो तब तुम आराम से पैसे मुझे लौटा देना, मुझे इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है। अब 2 दिन बाद में क्या होता है, सारी बातें हो जाती है। वो अपने बेटे से सुबह बात करती है और अनीता कहती है कि बेटा इस बार पैसे आने वाले हैं और जब खर्ची मिलेगी तब तुम्हें भी मैं पैसे दूंगी। ये माँ बेटे की वो बातें जो लगभग आम तौर पर सामान्य हर घर में हुआ करती है, कुछ एक घरों को छोड़ करके। तो ये रूटीन पूरा था। सुबह बात होती है, फिर एक्टिवा में पेट्रोल भरवाया जाता है, गाड़ी की चाबी है वो पड़ोसी को देती है और रिक्शे में सवार होकर के वो गुलामुद्दीन से मिलने चली जाती है। यहाँ एक नई बात और आ रही है कि यहाँ पर अनीता प्रॉपर्टी डीलर का काम करती थी। अनीता प्रॉपर्टी खरीदती थी, कोई प्लॉट खरीद लिया और उसके बाद में उस प्लॉट को महंगे दामों पर बेच दिया। ऐसा प्रॉपर्टी डीलर का भी अनीता का काम था। तो गुलामुद्दीन ने शायद उनके परिजनों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसलिए बुलाया होगा कि दीदी आप यहाँ आइए, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप देखिए और इसके बाद में इसको महंगे भाव में हमें बेचनी है। अनीता ना आव देखती है ना ताव देखती है। अनीता को कुछ पता नहीं होता क्योंकि अनीता रूटीन में अपने चल रही होती है और अनीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता कि आगे जाकर के क्या हो जाएगा। वो जैसे ही गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है, गुलामुद्दीन के घर पहुंचने के बाद में एक 12 फीट बना हुआ गड्ढा, उसके अंदर 6 पार्ट में उसकी बॉडी को काट करके 2 कट्टों के अंदर उसको दफना दिया जाता है, उसको वहां डाल दिया जाता है। ये आप सबने सुनी है, ये नई बात नहीं है। आखिर गुलामुद्दीन ने ऐसा क्यों किया? अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब अनीता गुलामुद्दीन से मिलने पहुँचती है तो उस दिन उसके अतिरिक्त जेवर नहीं पहने हुए थे। आमतौर पर मारवाड़ में जो महिलाएं हैं वो कहीं जाती हैं तो अपनी वेशभूषा में गहनों की तादाद बढ़ा लेती है, लेकिन उस दिन अनीता ने ऐसा नहीं किया। अनीता ने रूटीन में वही चीज़ें पहनी हुई थी जो वो हमेशा पहनती है। इसलिए अगर ये हम देखें कि गहनों के लिए ये कुछ मार काट हुई है और ये हत्या की गई है, तो शायद पहली दृष्टम ये नहीं लगता पहली दृश्य में कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ गहनों के लिए हुआ है। ये परिवारजन के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं
कि गहनों के लालच में आकर के गुलामुद्दीन ने हत्या नहीं की है। अगर वो करता तो फिर वो गहने निकालता, या फिर वो ये कहता कि कोई पार्टी है, आप गहने अतिरिक्त पहन के आएँ। इसलिए इस बात का हम यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर रहे हैं कि अनीता ने उस दिन अतिरिक्त गहने नहीं पहने थे। सबसे बड़ी बात यह है। फिर अब जो नाम आ रहा है सामने, सुनीता के माध्यम से एक अंसारी नाम निकल के सामने आ रहा है। अब ये अंसारी कौन है? और ये सुनीता है जो अनीता के घर वाले को, यानी कि अनीता के हस्बैंड को जीजा कहती है। अब ये अनीता, सुनीता और इसके साथ में उनके जीजा और ये अंसारी, इनका हम आपको सेकंड एपिसोड में पूरा का पूरा बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जैसे ही पत्नी को थाने में बुलाया जाता है, थाने में वो पूरी बात है जो बोल देती है, क्योंकि वो डर जाती है कि कहीं ना कहीं अब फंसाया जा सकता है। पुलिस डिटेन करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस को जरा सा भी शक नहीं होता, और पुलिस जब फ़ोन देखती है तो कॉल हिस्ट्री डिलीट पाने पर शक होता है। तब सख्ताई से पूछने पर पत्नी पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है। अब देखिए पुलिस की लापरवाही। पुलिस गुलामुद्दीन के भाई से फ़ोन करवाती है और ये कहती है कि भाई अब गुलामुद्दीन को फ़ोन करो और उसको यहाँ पे बुलाओ। गुलामुद्दीन जब नहीं आता, इधर उधर होता है, फ़ोन नहीं लगता, तब परिवार वाले ये कहते हैं कि आप देखें कि क्या हुआ है, आप जाएं वहाँ पर, लोकेशन कहाँ की है आप देखें कौन सी जगह है। लेकिन पुलिस इसमें ढिलाई बरतती है और उसके बाद में ये कह दिया जाता है प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, कि भाई वो गुलामुद्दीन तो भाग चुका है। अब शुरू होता है गुलामुद्दीन का प्लान नंबर बी। आखिर कैसे? गुलामुद्दीन ने जो किया वो कर दिया। उसके बाद में उसको एक डर था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस बात की पोल ज़रूर खुलेगी, और पोल खुलने के बाद में हमेशा चोर है वो अपना बैकएंड रखता है, बैकएंड प्लान रखता है। इसलिए उस प्लान के तहत गुलामुद्दीन ने अपने आप को सेव करने के लिए एक शानदार योजना बनाई, और योजना बना करके वो उस रास्ते से निकला। अब यहाँ पर वो अपना बैग लेता है, रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है और गुलामुद्दीन एक नया बैग खरीदता है। ये सीसीटीवी कैमरा में फुटेज आ रहे हैं। क्यों बैग खरीदता है, बैग की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि आम तौर पर जब कोई आदमी भागता है या जब कोई आदमी ऐसा काम करके जाता है तो वो ये सोचता है कि वो कुछ हुलिया बदल के जाए और उसमें कुछ अपने कपड़े भी डाले, ये भी हो सकता है। गुलामुद्दीन ने वहाँ से बैग खरीदा और रेलवे स्टेशन पर जाता है और रेल्स गाड़ी से वो वहाँ से भाग जाता है। अब कितनी बड़ी बात है कि इधर वो 6 टुकड़ों में एक अनीता की बॉडी को कन्वर्ट कर देता है। पूरे शहर में तबाही का माहौल है। पुलिस लगातार उसके भाई से बात कर रही है, उसके भाई से फ़ोन कॉल से गुलामुद्दीन के संपर्क में है, लेकिन फिर भी आखिर धीरे धीरे वो गुलामुद्दीन पुलिस के चुंगल से बच करके निकल जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद में वो ये सोचता है कि भाई अब मुझे इस जगह से दूसरी जगह जाना ही सेफ रहेगा। लेकिन पुलिस न तो कोई नाकाबंदी कर पाती है, न ही पुलिस कोई उसका रास्ता अवरुद्ध कर पाती है। ये यहाँ मान सकते हैं कि पुलिस की सबसे बड़ी नाकामयाबी कि शहर में इतना बड़ा कांड हो जाए और फिर भी मुजरिम आराम से वहाँ निकल जाए। ये सारी की सारी मिस्ट्री और हिस्ट्री ये बयान करती है कि पूर्व प्लानिंग हत्या थी। अगर गहनों के लालच में अगर कोई हत्या करता तो शायद वो ये कहता कि आपको पूरे गहने पहन के आने हैं, लेकिन अनीता ने ऐसा कोई गहना नहीं पहना था जिससे कि उसे लूटपाट उसके साथ की जा सके। लूटपाट भी करते तो करीबन आप सोचिए कि उसको कहीं दूर मार करके फेंक दिया जा सकता था, कहीं उसको अलग जगह फेंक दिया जा सकता था। लेकिन बॉडी को इस तरह से डिस्ट्रॉय करना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा राज खोल सकती है। अगर इसकी अच्छे से जांच हो और प्रशासन अच्छे से जांच कर रहा है और पीड़ित परिवार है वो भी लगातार न्यायिक मांग की जांच कर रहा है, अगर सही उनकी लगे प्रशासन को और अच्छे से अगर वो सुराग निकालें और जानकारी अच्छे से ले, तो हो सकता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक सरगना सामने आ सकता है। क्योंकि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि लूटपाट के इरादे से की गई हत्या को इतनी निर्मम हत्या नहीं हम कह सकते, लेकिन क्योंकि है इसके पीछे क्या राज है ये जल्द खुल कर आएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, सतर्क रहें, सावचेत रहें। नमस्कार।